दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब पिछले 2 दिनों में इतना कुछ हुआ है कि 25 खबरें हो गई हैं। इस वीडियो में आज तकरीबन 25 खबरें हैं और हर खबर इतनी खतरनाक है कि सुनकर आपका दिमाग झन्ना जाएगा। कसम रावण की आज की सबसे पहली खबर फिल्म रामायण के बारे में ही है। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के बारे में कितनी खबरें आ चुकी हैं और मैं भी अपने कितने वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूं कि भाई इस फिल्म का कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है, ये फिल्म नहीं बन रही है। लेकिन आज मैं आपको कंफर्म बताता हूं कि अब ये फिल्म बन रही है, इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है। एक्चुअली जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त 2 निर्माता थे, प्राइम फोकस और मधु मंतेना साहब। अब प्राइम फोकस ने मधु मंतेना साहब को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया है। और आप सभी जानते हैं कि KGF 2 का हीरो यश भी इस फिल्म में रावण की भूमिका निभा रहा है और राम की भूमिका निभा रहा है रणबीर कपूर। यश इस फिल्म के लिए चार्ज कर रहा है 100 करोड़ और रणबीर कपूर इस फिल्म के लिए चार्ज कर रहा है 150 करोड़। लेकिन इन दोनों को ही कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ये दोनों इस फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर आ गए हैं। यानी कि जो इनकी फीस है वो इनकी हिस्सेदारी है फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर। तो आज की तारीख में इस फिल्म के 3 निर्माता हो गए हैं, प्राइम फोकस, रणबीर कपूर और यश। और जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम फोकस ने मधु मंतेना को इस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया है। यही वजह है कि मधु मंतेना ने कुछ दिनों पहले एक नोटिस डाला था और उसमें कहा था कि ये कहानी प्राइम फोकस की नहीं है, ये कहानी मधु मंतेना की है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म की शूटिंग चालू ही हुई है और अभी से लीगल प्रॉब्लम्स चालू हो गई हैं। आज की तारीख में यह कहना मुश्किल है कि फिल्म के रिलीज होने के वक्त तक ये 3 ही निर्माता रहेंगे। हो सकता है कि कोई और भी आ जाए एज ए निर्माता, लेकिन यहां अब यह बात बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि यह फिल्म बन रही है, इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है और सारी दुनिया इस फिल्म की कहानी जानती है कि भाई राम सीता के साथ जंगल में गया, जंगल से सीता को रावण ने किडनैप कर लिया, रावण का वध करके राम सीता को वापस ले आया। यानी कि यह पूरी कहानी पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इसके बावजूद भी रणबीर कपूर कन्विंस हो गया कि हाँ इस फिल्म को बनना चाहिए, यश भी कन्विंस हो गया कि हाँ वाकई इस फिल्म को फिर से बनना चाहिए। और इन दोनों के कन्विंस होने का सिर्फ एक ही रीजन है और वो ये है कि ये ऐसा मानते हैं कि जो हिंदुस्तान में पब्लिक है वो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, वो धर्म में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। और जो लोग धर्म में यकीन करते हैं वो रामायण को 10 बार भी देखेंगे अगर इस फिल्म को 10 बार बनाया जाएगा। मैं आज गारंटी के साथ कुछ नहीं कह सकता कि रणबीर कपूर सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है, वाकई ये फिल्म हिट होगी या नहीं होगी। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि इस फिल्म का बजट तकरीबन 1000 करोड़ रुपए है। रणबीर कपूर रामायण की शूटिंग करेगा सितंबर तक और अक्टूबर से संजय लीला भंसाली की नई फिल्म की शूटिंग चालू करेगा। दोस्तों आज की दूसरी खबर है कार्तिक आर्यन की नई फिल्म के बारे में जिसका नाम है चंदू चैंपियन। इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हो गया है और बहुत बढ़िया पोस्टर है। इस पोस्टर में दिखाया गया है कि कार्तिक ने इस फिल्म के लिए कितनी मेहनत की है और कितनी बढ़िया बॉडी बनाई है। मेरे ख्याल में आप सभी जानते हैं कि कार्तिक ग्वालियर से है और यही वजह है कि कार्तिक अपने होम टाउन ग्वालियर में 18 मई को इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेगा और यह फिल्म रिलीज होगी 14 जून को, जो बहुत ही अच्छा टाइम है। और वैसे भी 14 जून तक कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है इस फिल्म के चलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आज की थर्ड खबर है राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत के बारे में जो लास्ट फ्राइडे को रिलीज हुई थी और सुपर डुपर डिजास्टर हो गई है। यह फिल्म लाइफ टाइम बिजनेस 20 करोड़ का भी नहीं करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो राजकुमार राव की फीस है वो भी यह फिल्म रिकवर नहीं कर पाएगी। और 31 मई को राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही रिलीज हो रही है और उसके बाद राजकुमार और तृप्ति दिमरी की फिल्म विक्की विद्या का वो वाला वीडियो रिलीज होगी। यानी कि इस साल राजकुमार राव की फिल्में एक के बाद दूसरी रिलीज होती ही जाएंगी। और ये भी आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि श्रीकांत ही डिजास्टर नहीं हुई बल्कि मिस्टर एंड मिसेस माही भी डिजास्टर होगी और फिर उसके बाद तृप्ति के साथ फिल्म आएगी। तो उसका क्या होगा आज ये कहना बड़ा मुश्किल है। और कमाल की बात यह है कि राजकुमार राव आज भी एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज करता है और निर्माता दे भी रहे हैं। निर्माता इतने डेस्परेट हैं कि उनको फिल्म बनानी है, कुछ भी हो जाए, भले ही बर्बाद हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों आज की 4th खबर है एक छोटी सी एक्ट्रेस सुमोना के बारे में जो कपिल शर्मा के शो में आया करती थी। आप सभी को पता है कि कपिल शर्मा का शो बंद हो गया, उसके बाद ये शो नेटफ्लिक्स पर आया, वहां भी 1 महीने के बाद इस शो को बंद कर दिया गया क्योंकि इसकी TRP ही नहीं आई, किसी ने इस शो को देखा ही नहीं। और जब ये शो नेटफ्लिक्स पर आया तो उसमें सुमोना को नहीं लिया गया, बेचारी को उसको छोड़ दिया गया। लेकिन सुमोना ने हार नहीं मानी।
अब सुमोना खतरों के खिलाड़ी करने जा रही है। आज की फिफ्थ खबर है कंगना दीदी की आने वाली फिल्म इमरजेंसी के बारे में। यह फिल्म तकरीबन 1 साल से बनकर पड़ी हुई है, रिलीज नहीं हो रही है। एक्चुअली जी वालों ने इसके राइट्स लिए हुए हैं और जी वालों के पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि वो इस फिल्म के पीएनए पर खर्च करें और इस फिल्म को रिलीज करें। और मैं आपको बता दूं कि कंगना ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखकर इस फिल्म को बनाया है। आप सभी जानते हैं कि कंगना दीदी हिमाचल से इलेक्शन लड़ रही है, तो जाहिर सी बात है वहां उन्होंने हलफनामा दिया। उस हलफनामे से पता चला कि कंगना दीदी के ऊपर तकरीबन 17 करोड़ का कर्जा है और कंगना दीदी की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू है तकरीबन 100 करोड़। 100 करोड़ व्हाइट में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि टोटल वैल्यू हो गई तकरीबन 200 सीआर। मैं आपको बता दूं कि कंगना ने एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। वो इलेक्शन तो लड़ रही है, लेकिन अगर कहीं खुदा ना खास्ता वो इलेक्शन हार गई तो फिर वो पॉलिटिशियन भी नहीं बन पाएगी और एज ए एक्टर तो उनका करियर पूरी तरह खत्म ही हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि पिछली 20 फिल्में कंगना की नहीं चली। पिछली 20 फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो वैसे भी कंगना का बॉलीवुड में करियर खत्म हो चुका था। यही वजह है कि वो राजनीति में कूदी हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो हार गई तो फिर उनके लिए ये कहावत बिल्कुल 100% करेक्ट रहेगी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कंगना के खिलाफ जो इलेक्शन लड़ रहा है वो हिमाचल का बहुत ही फेमस पॉलिटिशियन है, तो उसको हराना इतना आसान नहीं है। बहुत ही जबरदस्त टक्कर है। 80% लोगों का कहना है कि कंगना इलेक्शन हार जाएगी, लेकिन मुझे ईवीएम पर पूरा भरोसा है। मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता कि कंगना हार जाएगी। आज की 6th खबर है बहुत बड़े ड्रामा और महाफ्लॉप डायरेक्टर अनुराग कश्यप के बारे में। आप सभी को पता है कि कोई ना कोई ड्रामा करता ही रहता है न्यूज में रहने के लिए। अब इसने नया ड्रामा किया है। अब इसने कहा है कि मैंने अक्षय कुमार की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां देखी है और मैं इस फिल्म को देखने के बाद ये कह सकता हूं कि ये फिल्म बहुत ही फेक है। इसका एक्शन भी बढ़िया नहीं है, इसकी कहानी भी बढ़िया नहीं है, इसमें टाइगर और अक्षय ने बहुत बढ़िया काम भी नहीं किया है। अनुराग का कहना यह है कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल बड़े मियां छोटे मियां से बढ़िया फिल्म है। उसमें जो भी एक्शन है वो रियल दिखता है, जो कहानी है वो बहुत बढ़िया है। यानी कि अगर अनुराग कश्यप की बात को मान लिया जाए तो बड़े मियां छोटे मियां का डायरेक्टर अली अब्बास जाफर बढ़िया डायरेक्टर नहीं है और एनिमल का डायरेक्टर संदीप वेंगा रेड्डी बढ़िया डायरेक्टर है। अनुराग कश्यप के इस ड्रामे की वजह यह भी हो सकती है कि वो ऐसा सपना देख रहा हो कि रणबीर कपूर उसके साथ फिर से कोई फिल्म कर लेगा। नहीं कश्यप भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये आप खाली सपना देख सकते हो, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आज की 7th न्यूज है सल्लू बुढ़ऊ और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि बिश्नोई सल्लू को धमकी देता रहता है पब्लिसिटी के लिए, कुछ ना कुछ करता ही रहता है जिससे उसको पब्लिसिटी मिले और सल्लू भी उस पब्लिसिटी को लेता रहता है। हकीकत यह है कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और दोनों एक ही हैं। एक्चुअली जो भी ये कर रहे हैं सिर्फ एक दूसरे को पब्लिसिटी देने के लिए कर रहे हैं। अब बिश्नोई समाज ने सल्लू के सामने एक शर्त रखी है। उन्होंने कहा है कि अगर सल्लू राजस्थान आए, हमारे मंदिर में आकर माफी मांगे और ये प्रॉमिस करे कि वो आगे जिंदगी भर जानवरों की रक्षा करेंगे, किसी भी जानवर को नहीं मारेंगे, तो हम उसको माफ कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर सल्लू ऐसा करता है, राजस्थान जाता है, उनके मंदिर में माफी मांगता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि भाई आगे जिंदगी भर वो किसी भी जानवर को नहीं मारेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि सल्लू ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हां उसने हिरण को मारा था। तो मेरे ख्याल में ये सल्लू कभी करेगा नहीं। तो बस ये एक और ड्रामा है पब्लिसिटी के लिए। दोस्तों, आज की 8th खबर है नसीरुद्दीन शाह और उनकी पत्नी के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि नसीर साहब और उनकी पत्नी रत्ना पाठक जी का कैरियर तकरीबन खत्म हो चुका है। उनको आज की तारीख में फिल्में नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है जब उनको फिल्में नहीं मिल रही हैं तो फिर वो बॉलीवुड के बारे में कुछ भी बोलेंगे। तो अब रत्ना पाठक ने ये कहा है कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो बहुत ही घटिया हैं, वो औरतों को चीज समझती हैं, वो औरतों को एक सामान की तरह दिखाती हैं। हिंदी फिल्मों में औरतों को इज्जत नहीं दी जाती। उनके हस्बैंड नसीर साहब ने थोड़ा आगे बढ़कर कहा है कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो महाघटिया फिल्में हैं। जो बॉलीवुड वाले हैं उनके पास आइडिया ही नहीं रहे फिल्म बनाने के, उनके पास कहानियां ही नहीं रही फिल्म बनाने के लिए। नसीर साहब का कहना ऐसा है कि अगर आप कोरियन फिल्में देखेंगे तो आपको देखने में मजा आएगा, आप थाई फिल्में देखेंगे तो उनको देखने में भी आपको मजा आएगा। आपको इन फिल्मों को देखकर पता चलेगा कि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं वो उनके सामने कहीं भी नहीं टिकती। नसीर साहब ने आगे कहा कि बॉलीवुड वालों को सिर्फ एक ही काम आता है, कॉपी करना। ये या तो हॉलीवुड की फिल्मों को कॉपी करेंगे या तो किसी और देश की फिल्मों को कॉपी करेंगे।
ओरिजिनल कहानी इनके पास बिल्कुल नहीं है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस बॉलीवुड का बर्बाद होना तय है, ये बॉलीवुड चल नहीं सकता। और मैं इस बात पर नसीर साहब के साथ पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। वाकई ही बॉलीवुड की यही प्रॉब्लम है कि यहां हर लुक्खा अपने आप को जीनियस मानता है। जिसको फिल्मों का ABCD भी नहीं पता, वो ये कहता है कि मुझसे ज्यादा बॉलीवुड में कोई जानता ही नहीं है। और यही वजह है कि ये लोग इतनी घटिया फिल्में बनाते हैं, यही वजह है कि ये लोग 100 में से 96 फ्लॉप फिल्में बनाते हैं। मैं नसीर साहब के साथ एग्री करता हूं कि बॉलीवुड वालों के पास कहानी नहीं है, इनको कहानी समझ में ही नहीं आती। भाई ओरिजिनल कहानी अगर आप डायरेक्टर को सुनाएंगे उसकी समझ में नहीं आएगी, एक्टर को सुनाएंगे उसकी समझ में नहीं आएगी, प्रोड्यूसर को सुनाएंगे उसकी समझ में नहीं आएगी। इन सबको सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि कहीं से कोई फिल्म लाइए, वो दिखाइए और इनको बताइए कि हम इस फिल्म की कॉपी करेंगे। तो मैं बॉलीवुड वालों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने आप को जीनियस मानना बंद कर दो। अगर नसीर साहब जैसा सीनियर एक्टर भी आपको कह रहा है कि आप हो, तो आप मान लो कि आप हो। अभी भी आप लोगों के पास वक्त है कि ओरिजिनल कहानियों पे फिल्में बनाना शुरू कीजिए, कॉपी करना बंद कर दीजिए, नहीं तो ये बॉलीवुड वाकई ही बर्बाद हो जाएगा, ये याद रखना। दोस्तों, आज की 9th खबर है जैकी श्रॉफ साहब के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि जैकी दादा की नकल बहुत सारे शोज में की जाती है, कोई कॉमेडी शोज में करता है। कपिल शर्मा के शो पर तो कृष्णा बनता ही जैकी श्रॉफ था, उनकी पूरी नकल करता था। अब जैकी श्रॉफ साहब ने अपना कॉपीराइट हासिल कर लिया है। अब दुनिया भर में कोई भी उनकी नकल नहीं कर सकता, उनके डायलॉग्स कहीं यूज नहीं कर सकता, उनके जैसा हुलिया नहीं बना सकता, उनकी एक्टिंग की नकल नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि किसी भी तरह कोई भी उनकी कहीं नकल नहीं कर सकता। तो एक्चुअली सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कृष्णा अभिषेक को, उस बेचारे की दुकान बंद हो गई है। अब वो किसकी नकल करेगा, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, आज की 10th खबर है सैफ अली खान और करीना कपूर के बारे में। ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी ही इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है, और उसकी वजह यह है कि सैफ अली खान ने शादी से पहले करीना को इंप्रेस करने के लिए करीना के नाम का टैटू बनवाया था, हाथ पर करीना लिखवाया था। अब सैफ ने उस टैटू को चेंज करा दिया है, वहां कोई दूसरा टैटू बनाकर करीना के नाम को रिप्लेस कर दिया है। अगर आपको याद हो, जब दीपिका और रणबीर का अफेयर चल रहा था तो दीपिका ने अपनी गर्दन पर एक टैटू बनवाया था रणबीर कपूर के नाम का, और जब इन दोनों का ब्रेकअप हो गया तो दीपिका ने उस टैटू के ऊपर दूसरा टैटू बनाकर उसको खत्म कर दिया। तो ठीक वैसा ही सैफ अली खान ने किया है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये 100% रीजन है कि इन दोनों का डिवोर्स होने वाला है। और मैं आपको ये बता दूं, आप जरा सोच के देखिए कि अगर मैंने अपनी बाह पर अपने बच्चे का नाम लिखवाया है या अपनी बीवी का नाम लिखवाया है, तो मैं मरते दम तक उस नाम को कैसे चेंज कर सकता हूं या कैसे मिटवा सकता हूं? कभी नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर सैफ अली खान ने करीना के टैटू को रिप्लेस कराया है तो यह 100% है कि दोनों के बीच में खटपट हो चुकी है, और बस डिवोर्स का इंतजार कीजिए, डिवोर्स होके ही रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, माशाल्लाह से ये दोनों ही ऐसे हैं कि किसी एक पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा दिन तक ये रह नहीं सकते। दोस्तों, आज की 11th खबर बॉलीवुड के बारे में नहीं है, दुबई के बारे में है, लेकिन आपको जानकर मजा आएगा। 2022 और 23 की रिपोर्ट आ गई है कि कितने लोगों ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है। 29,700 इंडियंस ने दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है इन 2 सालों में। यानी कि 2022-23 में इंडियंस ने 35,000 प्रॉपर्टीज खरीदी है दुबई में। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया से कितना पैसा दुबई में आ गया है। दोस्तों, आज की 12th खबर है साउथ फिल्मों के एक्टर धनुष और उसकी वाइफ ऐश्वर्या के बारे में, जो रजनीकांत साहब की बेटी है। ये तो आप सभी जानते हैं कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया है, लेकिन उसी इंडस्ट्री में सुचित्रा कार्तिक नाम की एक लड़की बहुत फेमस है, और उसने इन दोनों के डिवोर्स की पोल खोली है। उसने बताया है कि ये दोनों ही एक दूसरे को चीट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि भाई धनुष ही अपनी वाइफ को चीट कर रहा था, उसकी वाइफ उसको चीट नहीं कर रही थी। एक्चुअली जब ये दोनों शादीशुदा थे तो धनुष के भी बहुत ज्यादा अफेयर थे बाहर, और ऐश्वर्या के भी बहुत ज्यादा अफेयर्स थे बाहर। यानी धनुष भी अपनी जिंदगी के फुल मजे ले रहा था और ऐश्वर्या भी अपनी जिंदगी के फुल मजे ले रही थी। और सुचित्रा ने यह भी बताया है कि धनुष गे है, धनुष को लड़के भी पसंद हैं, और धनुष बहुत बड़ा चरसी भी है, बिना चरस के वो रह नहीं सकता।
तो सुचित्रा कार्तिक का कहना यह है कि इन दोनों का डिवोर्स हुआ है, बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के काबिल नहीं थे, ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, ये दोनों एक दूसरे का चूतिया बना रहे थे। आज की 13th खबर है बोनी कपूर और अनिल कपूर के भाई संजय कपूर के बारे में। आप सभी जानते हैं कि एक वक्त में बेचारा हीरो हुआ करता था, फिर ये फ्लॉप हो गया था, लेकिन आज की तारीख में यूट्यूबर्स इतने हो गए हैं कि कोई फ्लॉप एक्टर भी है तो उसका भी इंटरव्यू लिया जाता है। संजय कपूर ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि देखो भाई, जो बॉलीवुड है ना, ये बहुत ही खतरनाक जगह है। यहां कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का दोस्त नहीं है, ये बिजनेस है, पेवर बिजनेस है। संजय कपूर ने कहा है कि जब फिल्म नो एंट्री बनी तो उस वक्त मैं बहुत बड़ा फ्लॉप एक्टर था। यही वजह है कि मेरे भाई बोनी कपूर ने मुझे उस फिल्म में नहीं लिया। अगर बोनी कपूर चाहता तो मुझे फरदीन खान का रोल दे सकता था, लेकिन बोनी कपूर ने मेरी बजाय फरदीन खान को उस फिल्म में लिया, क्योंकि बोनी को अच्छी तरह पता था कि मैं बहुत बड़ा फ्लॉप एक्टर हूं। अगर मैं फिल्म में रहूंगा तो मुझसे फिल्म को कोई फायदा नहीं होगा, और अगर फरदीन फिल्म में रहेगा तो थोड़ा सा फायदा होगा। यही वजह है कि फरदीन को लिया गया, मुझे नहीं लिया गया। यह इस बात का सबूत है कि यह टोटल बिजनेस है, यहां कोई किसी का भाई, कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। दोस्तों, आज की 14th खबर है महा फ्लॉप एक्ट्रेस ईशा गुप्ता के बारे में, जो अब से 10-15 साल पहले एक्ट्रेस हुआ करती थी। आजकल तो वो जहां देखो वहां नंगे नंगे फोटो डालती है पब्लिसिटी के लिए। मतलब बॉलीवुड में दो ही सबसे बड़े नंगे हैं, ईशा गुप्ता और रणवीर सिंह। ये दोनों ही एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं, कोई और इनको टक्कर नहीं दे सकता। तो आजकल ईशा गुप्ता किसी स्पेनिश बंदे को डेट कर रही है, और ईशा गुप्ता ने कहा है कि मैंने 2017 में ही अपने एग्स को फ्रीज करा दिया था, क्योंकि उस वक्त मैं शादीशुदा नहीं थी, बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, और जब भी अब मुझे लगेगा कि मुझे बच्चे पैदा करने चाहिए तो मैं आराम से बच्चे पैदा कर सकती हूं। दोस्तों, आज की 15th खबर है एक और बहुत बड़ी फ्लॉप एक्ट्रेस सुचित्रा पिल्लई के बारे में। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, मैं भी शक्ल से ही पहचानता हूं, नाम से तो मैं भी नहीं पहचानता। तो सुचित्रा ने भी वही कहा है जो अब तक बहुत सारी एक्ट्रेस कह चुकी हैं। सुचित्रा ने कहा है कि फिल्मों में कास्टिंग काउच होता है, कास्टिंग काउच के बिना फिल्में नहीं बनती। बिल्कुल सही है मैडम जी, हम तो मानते हैं, जानते हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है आपको। दोस्तों, आज की 16th खबर है धर्मेंद्र साहब के बारे में। धर्म जी काफी बूढ़े हो चुके हैं और इसी वजह से बहुत इमोशनल हो गए हैं। वो कोई ना कोई ऐसी पोस्ट करते रहते हैं जिसके बहुत सारे मतलब निकलते हैं। धर्म जी ने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि उस आदमी को आपको कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए जो आप पर आंखें बंद करके विश्वास करता हो। धर्म जी की जो पहली वाइफ है वो पंजाब से है, और वो धर्म जी पर बहुत ज्यादा विश्वास करती थी, बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, और उसी वक्त में धर्म जी के बहुत सारे अफेयर थे बाहर। उसी वक्त में धर्म जी का अफेयर था हेमा मालिनी से, और उसी वक्त में धर्म जी ने शादी की थी हेमा जी से। यानी कि एक तरह से धर्म जी ने अपनी वाइफ को धोखा दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज धर्म जी को पछतावा हो रहा है, और धर्म जी ने यही बात कही है कि उनको अपनी वाइफ को धोखा नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल धर्म जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा किसी को भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की 17th खबर भी संजय कपूर और उनकी बेटी के बारे में है। संजय कपूर की पत्नी महीत ने कहा है कि आजकल संजय कपूर बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी वजह यह है कि जब कभी संजय कपूर हीरो हुआ करता था उस वक्त वो मेरे साथ शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके बहुत सारे अफेयर हुआ करते थे बाहर। वो मुझे चीट किया करता था, बहुत लड़कियों को घुमाया करता था। अब यहां महीप कपूर जी ने बहुत ही खतरनाक बात कर दी है। अगर महीप को यह पता था कि उसका हस्बैंड उसको धोखा दे रहा है, उसका हस्बैंड बाहर लड़कियों को घुमा रहा है, उसके हस्बैंड के बहुत सारे अफेयर्स हैं, तो फिर सवाल इस बात का है कि महीप चुप कैसे रही। इसका मतलब यह हुआ कि महीप भी शायद वही कर रही हो जो संजय कपूर कर रहा था। हो सकता है कि महीप के भी बहुत सारे अफेयर्स हो। देखो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, यह बात उन्होंने खुद उठाई है, वो खुद कह रही है, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं कोई भी पत्नी अपने हस्बैंड को अलाउ नहीं करेगी कि भाई वो बाहर मुंह मारता फिरे और गर्लफ्रेंड्स रखे। तो अगर महीप को पता था कि उसका हस्बैंड क्या कर रहा है और उसके बावजूद भी वो चुप थी, तो कुछ तो दाल में काला है। खैर, महीप का कहना यह है कि संजय कपूर आज की तारीख में इसलिए परेशान रहता है क्योंकि वो ये सोचता है कि जो जो उसने लड़कियों के साथ किया था, जो जो धोखेबाजी उसने की थी, जो जो झूठे झूठे वादे उसने लड़कियों के साथ किए थे, हो सकता है कि आज के लड़के उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही कर रहे हो।
इसका मतलब महिप ये भी कह रही है कि भाई संजय कपूर की जो बेटी है वो भी गुलछर्रे उड़ा रही है, उसके भी बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। तो शायद संजय इसीलिए परेशान रहता होगा कि भाई मेरी बेटी के इतने बॉयफ्रेंड्स हैं, तो वो क्या क्या कहकर इसको फुसला रहे होंगे, क्या क्या झूठे झूठे वादे कर रहे होंगे। अब मेरी समझ में ये नहीं आया कि महिप अपनी ही फैमिली को जलील क्यों कर रही है, अपने ही पति और बेटी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही है। मतलब पब्लिसिटी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने बच्चों के बारे में भी आप ऐसी बातें करोगे, अपने हस्बैंड के बारे में भी आप ऐसी बातें करोगे। अरे कुछ तो शर्म कीजिए महिप जी, कुछ तो मर्यादा रखिए, थोड़ी तो शर्म कीजिए। आज की 18th खबर है निर्माता भूषण कुमार साहब के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि भूषण का उनकी पत्नी दिव्या से डिवोर्स हो गया है, लेकिन दोनों ही इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनका डिवोर्स हो गया है। भूषण कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनका उनकी पत्नी से डिवोर्स नहीं हुआ है। ये बिल्कुल झूठी खबर है। उनकी पत्नी ने किसी दूसरी वजह से अपने नाम से कुमार हटा दिया है। मैं आपको यहां ये बता दूं कि मैं 200% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया है। ये डिवोर्स भी ठीक वैसा ही है जैसे कभी अनुभव सिन्हा और उनकी पत्नी का डिवोर्स हुआ था। यानी कि डिवोर्स के बाद भी वो दोनों एक ही ऑफिस में बैठा करते थे, एक ही साथ काम किया करते थे, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन डिवोर्स हो गया था, बात खत्म। ठीक वैसा ही डिवोर्स इन दोनों का हुआ है। दिव्या और भूषण की आज भी बोलचाल है, दिव्या आज भी टी सीरीज के ऑफिस जाती है। तो अब मुद्दे की बात यह है कि दोनों ये कबूल करने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया है। देखिए इसकी वजह सिर्फ एक ही हो सकती है। उसकी वजह यह है कि भूषण दुनिया में दो ही लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता है, एक अपने फादर से और एक अपने बेटे से। अपने बेटे के लिए भूषण कुछ भी कर सकता है, इतना प्यार करता है। और जो भूषण का बेटा है वो अपनी मां के साथ रहता है, यानी कि दिव्या जी के साथ रहता है। और भूषण को यह भी अच्छी तरह पता है कि उनका एक ही बेटा है, तो जाहिर सी बात है जो कुछ भी उनका है, जितनी भी धन दौलत है, सब उसी की है। तो जाहिर सी बात है झगड़ा करने का मतलब ही नहीं बनता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ भूषण अपने बेटे को खुश रखने के लिए ये नहीं मानने के लिए तैयार है कि हां उनका डिवोर्स हो गया है। नहीं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया है। हो सकता है कि जब उनका बेटा तकरीबन 18-20 साल का हो जाए तब ये दोनों मान ले कि हां भाई हम दोनों का डिवोर्स हो गया था। और मैं आपको ये बता दूं कि भूषण कुमार साहब को मैं इसके लिए बहुत ही अप्रिशिएट करता हूं। हर किसी को अपने बच्चों को बहुत प्यार करना चाहिए, किसी को भी अपने बच्चों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अगर आपका डिवोर्स हो गया है तो हो गया है, लेकिन उसका असर आपके बच्चों पर नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट बात है ये। दोस्तों आज की 19th खबर ये है कि तृप्ति दिमरी और कार्तिक आर्यन अपनी नई फिल्म की शूटिंग चालू करेंगे जुलाई में, जिसको डायरेक्ट करेंगे अनुराग बासु। अनुराग बासु स्क्रिप्ट लिखता नहीं है, तो अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि कार्तिक जो ये कहता है कि भाई मैं तो स्क्रिप्ट पढ़ूंगा तब कोई फिल्म करूंगा, तो उसने क्या पढ़ा होगा और क्या सोचकर समझकर इस फिल्म के लिए हाँ की होगी। ये इस बात का सबूत है कि जब किसी एक्टर को कोई फिल्म करनी होती है तो उसको करनी होती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्क्रिप्ट है या नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि भूल भुलैया 3 की हीरोइन भी तृप्ति दिमरी है। दोस्तों आज की 20th खबर है डायरेक्टर संदीप वेंगा रेड्डी के बारे में। भूषण ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जो संदीप है वो बहुत जल्दी भड़क जाता है। जब भी कोई उनकी फिल्म एनिमल के बारे में कुछ कहता है तो वो उसको रिप्लाई देते हैं, और मैं हमेशा ही संदीप को कॉल करके कहता हूं कि भाई साहब आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपकी फिल्म के बारे में बात कर रहा है तो आपकी फिल्म को पब्लिसिटी मिल रही है, आप क्यों सबसे झगड़ा करना चाहते हो, आप क्यों सबको रिप्लाई करना चाहते हो, आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहता है उसको इग्नोर कीजिए। और मैं भूषण साहब के साथ पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, संदीप वेंगा रेड्डी को हर आदमी को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज की 21 खबर है विश यादव के बारे में। आप सभी को पता है कि ये एक नंबर का क्रिमिनल लड़का है। अब ये साबित हो गया है कि वाकई ही एक क्रिमिनल है। इस पर जो केसेस हुए हैं वो ऐसे ही नहीं हुए हैं। इस पर एक केस है कि ये पार्टी में सांपों का जहर बेचता है। इस पर दूसरा केस है ईडी का कि इसने हवाले के जरिए पैसे बाहर भेजे हैं। अब इसके ऊपर तीसरा एक और केस हो गया है। सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता दो भाई हैं, इन दोनों ने ही गवाही दी थी कि हाँ विश यादव पार्टियों में सांपों का जहर बेचता है। ये अरेस्ट हुआ था, जेल भी गया था। इन दोनों ने ही ईडी में भी गवाही देकर बताया है कि विश यादव ने इंडिया से पैसे बाहर भेजे हैं हवाले के जरिए। तो अब इन दोनों का कहना यह है कि विश यादव ने इनके पीछे गुंडे लगा दिए हैं। बहुत सारे गुंडे इनकी रेकी कर रहे हैं, बहुत सारे गुंडे इनका पीछा करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस वक्त कहां जाते हैं, किस वक्त घर आते हैं, घर से किस वक्त निकलते हैं। इन दोनों का कहना यह है कि विश यादव इनको डरा रहा है, इनसे ये कह रहा है कि तुम अपनी गवाही वापस लो, और अगर गवाही वापस नहीं लोगे तो तुम दोनों का हो
हो जाएगा। तो इन दोनों ने एफआईआर कराई है कि अगर हमें कुछ भी हुआ तो उसका जिम्मेदार विश यादव ही होगा। इस पूरी घटना से पता चलता है कि विश यादव पे ऐसे ही केस नहीं हुए, बल्कि ये वाकई ही एक नंबर का गुंडा है, ये वाकई ही रियल क्रिमिनल है और यही वजह है कि इस पे केसेस हुए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जब ईडी में इसका केस पहुंच गया है तो ये बहुत लंबे लोचे में आ गया है। अब इसका अंदर जाना और लंबे टाइम के लिए अंदर जाना तय है। दोस्तों, आज की 22nd खबर है मूंछों वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के बारे में। इस लड़की ने एक वीडियो रिलीज करके ओपनली वोट मांगे हैं बीजेपी के लिए। इस लड़की ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, देश बहुत तरक्की कर रहा है और पूरे देश के लोगों को बीजेपी को ही वोट देना चाहिए। अटल सेतु इज नॉट जस्ट अ ब्रिज, ये गारंटी है हमारे यंग भारत की। Our nation is unstoppable now. ऐसे hundreds of अटल सेतुस बनाने हैं। Wake up and vote for development. मूंछों वाली हीरोइन रश्मिका ऐसा पैसे लेकर कहेगी, ये मैं नहीं मानता। इसकी वजह यह हो सकती है कि रश्मिका अपने केस को रफा दफा कराना चाहती हो। एक्चुअली कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स का छापा पड़ा था रश्मिका के घर पर और रश्मिका पर वो केस चल रहा है। तो हो सकता है रश्मिका ने डील की हो कि भाई मैं वीडियो रिलीज करूंगी, मैं बीजेपी के लिए वोट मांगूंगी, लेकिन मेरे केस को खत्म कर दिया जाए। देखो भाई, 90% चांसेस तो यही है कि भाई ईवीएम अपना काम करेगी और बीजेपी फिर से पावर में आएगी। तो अगर बीजेपी पावर में आ गई तो फिर तो रश्मिका का काम हो जाएगा, इनका केस खत्म हो जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कहीं बीजेपी हार गई और सरकार बदल गई तो फिर रश्मिका को लेने के देने पड़ सकते हैं, फिर रश्मिका बहुत बड़े लोचे में आ सकती है। दोस्तों, अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और भाई साहब अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। कमेंट्स करके जरूर बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।